आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यात्री की वापसी का 11वां पड़ाव खोटी नीयत पढ़ेंगे। काशी नगरी की यात्रा करके वापसी के अगले चरण में गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई एक नए नगर में आकर ठहरे। वहां बुलाकी नाई ने एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि भरे बाजार में राजा के सैनिक एक सुंदर स्त्री को उसके हाथ और पांव में बेड़ियां डालकर घसीटते ले जा रही हैं। कैदी स्त्री के गले में किसी मनुष्य का कटा हुआ सिर लटका हुआ है। बुलाकी जब यह दृश्य देखकर लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। रोज की तरह तब भोजनोपरांत सोने के समय गंगाराम पटेल ने इस प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने कहा, बुलाकी, ध्यान से सुन। यहाँ एक नगर है जिसका नाम है शमीपुर। उस नगर में एक परिवार रहता था। परिवार की मुख्य एक वृद्ध स्त्री थी। वृद्ध के उस परिवार में वह स्वयं, उसका एक बेटा, बेटे की पत्नी और उसकी बहन थी। वृद्ध के बेटे का नाम था उत्तम कुमार और बेटी का नाम शीला। शीला का विवाह इसी नगर के एक नौजवान के साथ हुआ था। उत्तम कुमार अपनी माता और अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। कुछ दिन बाद उत्तम कुमार के ग्रह खोटे हो गए। उस शहर में से रोजी रोटी मिलना बंद हो गई। जब भोजन के लाले पड़ने लगे तो एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अभी शहर में तो मुझे कोई मेहनत मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा। बता, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? क्या किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं? बेटे की इस तरह की बात सुनकर माँ बोली, बेटा, किसी दूसरे शहर में जाने की क्या आवश्यकता है? यहीं रहकर कोई और काम खोज ले। मेहनत मजदूरी का काम नहीं मिलता तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर ले। मैंने ऐसे ही बुरे वक्त के लिए कुछ धन तुझसे छिपा कर रखा है। तू वह पैसे ले और अपना कोई धंधा कर ले। उत्तम कुमार बोला, माँ, अगर ऐसी बात है तो वह पैसे मुझे दे दो। मैं किसी दूसरे शहर में जाकर उन पैसे से कोई धंधा कर लूँगा। ईश्वर की कृपा हुई और धंधा चल पड़ा तो जल्दी ही खूब सारा पैसा कमा कर लौट आऊँगा। फिर हम मिलकर चैन से जिंदगी व्यतीत करेंगे। माँ बोली, ठीक है बेटा, यदि तेरा यही आग्रह है तो ले। यह पैसे ले जा और इससे कोई काम धंधा शुरू कर दी। माँ से पैसे लेकर उत्तम अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा, देखो शांता, मैं प्रदेश में जीविकोपार्जन के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तुम मेरी माँ की अच्छी तरह सेवा करती रहना। ध्यान रखना उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह कहकर वह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर प्रदेश को चला गया। वहाँ जाकर उसने अपनी माँ के दिए पैसों से कोई धंधा करने का विचार किया, किंतु धंधे के लिए वह रुपया काफ़ी नहीं था। अतः उसने धंधे का विचार त्यागा और किसी नौकरी की खोज शुरू कर दी। इसी घर ही एक हीरे जवाहरात के व्यापारी ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। उत्तम कुमार मेहनती तो था ही, शीघ्र उसने अपनी सेवा से व्यापारी को प्रसन्न कर लिया। इससे व्यापारी ने उसे अपनी दुकान में ही रात को सो जाने की आज्ञा दे दी। संयोग की बात की एक रात दुकान में 8 चोर नकाब लगाकर अंदर घुस आए और व्यापारी की दुकान में लाखों रुपए का माल ले उड़े। उत्तम कुमार ने उन चोरों को चोरी करते देख लिया था, लेकिन वह जानबूझकर कुछ ना बोला। उसने सोचा कि चोर संख्या में 8 है। इस वक्त अगर मैंने इन्हें ललकारा और इनका मुकाबला किया तो ये मुझ पर काबू करके मेरा गला रेत जाएंगे। बेहतर यही है कि इस समय मैं चुपचाप लेटा रहूं और जब यह चोर चोरी करके जाने लगेंगे तो इनका पीछा करके इनके ठिकाने का पता लूँगा। बाद में सेठ जी को जाकर इनके ठिकाने का पता बता दूंगा। ऐसा विचार करके जब दुकान में चोरी करके चोर निकले तो वह उन चोरों के पीछे लग गया। चोर नगर से दूर एक जंगल में पहुंचे। वहाँ उन्होंने बरगद के एक वृक्ष के नीचे बहुत गहरा गड्ढा खोदा और चोरी का सारा माल उस गड्ढे में गाड़ कर ऊपर से भूमि को एकसार करके चले गए। उत्तम कुमार भी उस जंगल को देखकर चला आया और दुकान पर आकर सो गया। सुबह जब दुकान में चोरी का पता चला तो व्यापारी के हाथ पांव फूल गए। हिसाब लगाया तो पता चला कि चोर 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर गए थे। उस माल पर व्यापारी ने राजा को कर भी नहीं चुकाया था, अतः वह पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा सका। रिपोर्ट दर्ज कराता तो कर चोरी के रोग में राजा उसे दंडित करता। अतः वह रो रो कर अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ खामोश रह गया। अपने मालिक की ऐसी हाल देखकर उत्तम कुमार उसके पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, माल चले जाने का अफसोस मत करो, वह माल फिर से आपको मिल जाएगा। यह सुनकर सेठ ने चौंक कर पूछा, वह भला कैसे? उत्तम कुमार बोला, मैंने उस स्थान को देख लिया है जहाँ वे उस माल को छिपा कर रख गए हैं।
व्यापारी व्यग्रता से बोला, तब तो भाई तुम मुझे उस जगह ले चलो, माल बरामद हो गया तो मैं तुम्हें पुरस्कारों से ला दूंगा। उत्तम कुमार बोला, हाँ हाँ जरूर ले चलूंगा सेठ जी, लेकिन यह काम मैं आपसे कोई पुरस्कार पाने के लिए नहीं अपितु अपने कर्तव्य समझकर करूंगा। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि जब चोर चोरी करने के लिए दुकान में घुसे थे तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं किया, क्यों मैंने चोरों को नहीं ललकारा। तो सेठ जी, इसका कारण यह था कि मैं अकेले और चोर संख्या में 8 थे। मेरे पास सिर्फ एक डंडा था और उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। उस हाल में यदि मैं सांस भी निकालता तो वह तत्काल मेरा कत्ल कर डालते। इसलिए उस वक्त तो मैं चुप रह गया था। बाद में जब मैंने उन चोरों को पीछा किया तो मुझे स्थान का पता चल गया जहां चोरों ने चोरी का माल गाड़ा था। ऐसा कहकर उत्तम कुमार व्यापारी को स्थान पर ले गया जहां चोरों ने चोरी का माल दबाया था। व्यापारी ने उत्तम कुमार की मदद से उस स्थान को खुदवाया तो सारा माल बरामद हो गया। घर आकर व्यापारी ने उत्तम कुमार की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख रुपए इनाम में दिए। उसने रुपए लेने से बहुत इनकार किया, किंतु व्यापारी ना माना। उसने 1 लाख रुपए की थैली उत्तम कुमार को थपा दी। जब इतने रुपए इसे अनायास ही मिल गए तो उसने व्यापारी की नौकरी छोड़ दी और अपने घर वापस लौट आया। शाम के समय वह उस नगर में पहुंचा जहां उसकी बहन शीला रहती थी, अतः वह रात्रि को अपनी बहन के पास ही ठहर गया। शीला ने अपने भाई का खूब स्वागत सत्कार किया, किंतु उसके पास इतनी बड़ी रकम देकर उसके नियत में खोट आ गया। रात के समय जब उसका भाई गहरी नींद में सो रहा था तब उसने एक तेज धार वाले हथियार से अपने भाई का गला काट दिया और उसकी रकम अपने घर में छिपा ली। सुबह जब उसके पति को उसके कुकर्म का पता चला तो उसने अपनी पत्नी शीला को बहुत लानत मलानतें दी। उसे बहुत धिक्कारा और खींचता हुआ उसे राजा के दरबार में ले गया, जहां उसने शीला द्वारा अपने भाई की हत्या करने की बात राजा को बता दी। तब राजा ने शीला के लिए दंड निश्चित कर दिया। उसने आदेश दिया, इस हत्यारी के हाथ व पैरों में हथकड़ी व बेड़ी डालकर इसके गले में इसके भाई का कटा हुआ सिर लटकाकर सारे नगर में घुमाया जाए, और जब सारे नगर में घूम चुके तो एक चौराहे पर ले जाकर इसका सिर काट लिया जाए। मेरे राज्य में खून का बदला खून का प्रावधान है, तो इसे सगे भाई की हत्या करने वाले पापिन को यही दंड देना उचित है। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाखिया, तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? बुलाकी बोला, हो गई पटेल जी, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी ही खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है, कहकर गंगाराम पटेल ने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में बुलाकी नाई के खराटे गूंजने लगे। आज हम गंगाराम